हम शुरू करते हैं बेसिक से कि कानून चीज क्या होती है। मैंने अपना ग्रुप में, there is a WhatsApp group and I have shared the PPT that I am going to be teaching or going through in the session today. वो आपको मिला है, वो आप ओपन कर सकते हो। हाँ, right. So first act that I am going to be going through is evidence act, क्योंकि आप लोग ना यू रिप्रेजेंट एक्सपर्ट एविडेंस देने वाले को जब बुलाते हैं लोग एक्सपर्ट एविडेंस देने के लिए, आप उन लोगों में से हो, फोरेंसिक साइंटिस्ट हो, and this information will be more relevant to you and this information you will be able to relate to more than the rest of it. So just to make the transition easy, I have chosen evidence act. But before I get into evidence act, I just want to tell you my version of what law is. क्योंकि लॉ का डेफिनेशन ना बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह देने की कोशिश की है लेकिन फेल हो गए बहुत सारे लोग। इतना बड़ा आदमी तो मैंने हूँ, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन में दे सकता हूँ लॉ क्या चीज है। इन माई ओपिनियन लॉ इज अ कलेक्टिव कॉमन सेंस, क्योंकि अगर एक बंदा फॉलो करता है वो लॉ नहीं होता है। ठीक है, वो फॉलो कर रहा है आजकल तो लॉ एक दो बंदे फॉलो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक दो बंदे से लॉ नहीं बनता। इट हैज टू बी कलेक्टिव, इट हैज टू बी एक झुंड में, इन अ ट्राइब, इन अ सोसाइटी, देयर हैज टू बी एन एस्टैब्लिश्ड रूल। अगर विकेट गिरा तो कोहली को भी जाना पड़ेगा, धोनी को भी जाना पड़ेगा, जो भी है बैटिंग नहीं करेगा तो पेविलियन पे जाएगा। दैट इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल। नाउ दैट रूल जो बंदा क्रिकेट खेलता है उसको ही लागू है। अगर जो बंदा क्रिकेट नहीं भी खेलेगा उसको भी लागू होगा। और ग्रुप में जो भी बंदा, वो ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता ही जाएगा वो रूल इनफैलिबल होता जाएगा, वो रूल कानून होता जाएगा। वो रूल कानून कब होगा, सब फॉलो करेंगे, नोबडी इज अबव द लॉ का जब हिसाब आएगा, दैट रूल बिकम्स इनफैलिबल। नाउ बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ इनफैलिबिलिटी ऑफ द लॉ, दैट लॉ बिकम्स मोर पावरफुल। कमिंग टू पावर, अपना देश में जो लॉ सबसे पावरफुल है, जो लॉ सबसे ताकतवर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप तो पढ़े होंगे, अपना अपना स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ एंड इट इज इनफैलिबल। एंड एनी अदर लॉ दैट हैज बीन मेड, any other law by the legislature that has been made, if it is in contravention with the constitution, to the extent to which it is in contravention with the constitution, it is considered, yeah, right, so it is considered invalid. That is the power of the constitution, and that is called the basic structure है, वो बाद में करेंगे। So that is essentially what law is, what कानून is. Am I clear? ये इनपुट सही रहेगा? Right. And there is a lot of kinds of laws. We are not going to go into all of them, but for you to be able to understand this syllabus, अपने को syllabus में जो चीज लिखा गया है उसको understand करने के लिए basically दो तरीके के लॉ होते हैं। बहुत सारे तरीके के लॉ होते हैं, लेकिन हमको जो समझना है दो तरीके के लॉ। एक हुआ सब्सटैंटिव, दूसरा हुआ प्रोसीजरल। भैया सब्सटैंटिव में क्या चीज होता है, डेफिनेशंस होते हैं कि मर्डर क्या चीज है। आईपीसी इज वन सच एग्जांपल, आप स्लाइड में देख सकते हो। एक मर्डर हुआ, मर्डर क्या चीज है, थेफ्ट हुआ, थेफ्ट क्या चीज है। द डेफिनेटिव आंसर एज इन यू डोंट हैव टू डिफाइन लॉ में अक्सर क्या हो जाता है, सिंपल चीज को ना हम लोग बैठ के बहुत बड़ा कर देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये सब करना पड़ता है क्योंकि जब जज बैठता है, जज साहब अगर बैठते हैं और उनको फिर जाके डिफाइन ना करना पड़े। According to the court, according to the judge, the definition of theft is this, and that is it. Anything that does not fall under the purview of that is not that.
anything that does not fall under the purview of the section theft in IPC does not fall under theft. For that exclusionary purpose, जो चीज हम एक्सक्लूड कर सके वो एक्सक्लूड करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, ये सब डिफाइन करने वाला लॉ जो है, नॉट जस्ट आईपीसी, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंटिव लॉ। समझ में आ गया पूनम जी? हाँ, स्लाइड नंबर 2 रेफर करना है ना, स्लाइड नंबर 3 पे नहीं, हाँ, मैंने एक प्रिंट आउट मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट लगाया, ये क्लास के बाद में मैं शेयर करता हूँ, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो आप नोट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैजुअल सुनिए, जहाँ मैं पूछता हूँ समझ में आया आप बोलते जाइए समझ में आया, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील द वाटर। आपको जितना नहीं, जो रेसिपिएंट हो आप दोनों, आपको जितना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो गेज करना चाहता हूँ, उस हिसाब से मेरा दूसरा सेशन होगा। So this is just an intro class, let us treat it like that. तो सब्सटैंटिव लॉ का आपको पता हो गया है, जो चीज डिफाइन करना है वो चीज सब्सटैंटिव लॉ डिफाइन करता है। थेफ्ट क्या चीज है, अपना डॉक्यूमेंट क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है ना। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल लॉ। द नेक्स्ट काइंड ऑफ लॉ इज प्रोसीजरल लॉ। लॉ में ना ये चीज भी डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, ठीक है, हायरार्की कौन सा कोर्ट को जाना है। आई नो व्हाट अ विल इज, बट हाउ डू आई एक्जीक्यूट इट। आई नो व्हाट थेफ्ट इज, आई नो व्हाट असेंट इज, बट हाउ डू आई एक्जीक्यूट इट। एंड आई नो कोर्ट को जाना चाहिए, जाके करना क्या है, ये सब करना क्या है का जो पीछे का डायरेक्टर का या डीओपी का काम है ना। आप फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है जो फिल्म में दिखता है, वो सब बनाने के लिए बहुत सारा टेक्निकलिटी की जरूरत होती है। वो टेक्निकलिटी जो लॉ डिस्कस करता है उसको प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। There is a lot of stuff that gets said in procedural law that is supposed to be followed, and it is not defining anything. It is based or it is there to support whatever has been defined in substantive law. That is another law of procedural law. Examples of procedural law: CPC, CRPC. Civil Procedure Code or Criminal Procedure Code are prime examples of procedural law. क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ करना क्या है ये पता है, लेकिन कैसे करना है ये बात को सीपीसी और सीआरपीसी में लिखा गया है। एंड यूजुअली प्रोसीजरल लॉ जो बंदा प्रैक्टिस करता है, जो एडवोकेट है, उसको ज्यादा मायने रखता है ये सब प्रोसीजरल लॉ। For forensic scientists and for people who are accredited or who are part of the criminal justice system, उनको भी थोड़ा बहुत प्रोसीजरल लॉ को समझने की आवश्यकता है, लेकिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब्सटैंटिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को प्रोसीजरल लॉ ज्यादा समझना पड़ता है आपसे बेहतर। कानून essentially हम लोगों को बेहतर समझना पड़ता है। That's essentially what is procedural law and what is substantive law. Now evidence act जो चीज हमने अभी सीखना है, वो लॉ थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों प्रोसीजरल में और सब्सटैंटिव में इसकी गिनती की जा सकती है। एविडेंस एक्ट इज one of those acts which can be both called procedural and substantive because of its nature, because there is definitions and there is stuff that is part of procedure that is listed in evidence act. Both of these things exist, and how do they exist, कैसा exist करते हैं, और कब evidence को procedural कहा जा सकता है, कब उसको substantive कहा जा सकता है। I'll cover that in the next session, or Mr. Subramanian, my colleague, is going to cover that in the next session. फिलहाल तो इतना ही समझना पड़ेगा आप लोगों को कि एविडेंस एक्ट जो है एक शेड से देखा जाए तो प्रोसीजरल होगा, एक शेड से देखा जाए तो सब्सटैंटिव भी हो सकता है।
Now I will start with the Evidence Act now. इधर तक तो इधर समझ तक में तो आ समझ में गया आ लॉ गया क्या लॉ चीज क्या है, चीज है, कैसे टाइप के टाइप के दोनों दोनों दो दो लॉ दो क्या लॉ चीज क्या है, चीज है, सब्सटैंटिव क्या सब्सटैंटिव है, क्या है, प्रोसीजरल क्या है, क्या है, एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग आप आप समझ समझ सकते हो अब सकते हो। अब तक तक आया, आया, आई मीन आया समझ आया में? समझ में? हाँ हाँ ठीक है, ठीक, राइट। राइट। तो तो एविडेंस एक्ट एविडेंस शुरू एक्ट शुरू करने से करने से पहले पहले देयर इज देयर जस्ट इज वन, जस्ट वन, देयर इज देयर इज जस्ट अ जस्ट कपल अ ऑफ कपल थिंग्स ऑफ दैट थिंग्स यू दैट हैव यू टू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, व्हिच इज व्हिच इज फैक्ट क्या फैक्ट क्या चीज है। चीज है। एज आई एज हैव आई हैव टोल्ड यू टोल्ड हम यू, हम लोग लोग लॉ के लॉ के कानून के कानून के शौकीन जो शौकीन है, जो है, छोटी बात छोटी को बात बड़ा को बड़ा 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 करके करके जस्ट फॉर द जस्ट फॉर सेक द ऑफ सेक ऑफ एक्सक्लूजन हम एक्सक्लूजन हम बहुत बड़ा बहुत बड़ा करके उसको करके उसको डिस्कस डिस्कस करके, करके, क्योंकि 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 बाद में बाद जाके में फिर जाके फिर डिस्कस नहीं डिस्कस करना नहीं है, करना है। इसीलिए इसीलिए we have we have defined defined fact. fact. What What is a is a fact? fact? Usually what Usually what happens is happens is that that on the on the face of face it of it it looks it really looks really simple. simple. What is What is fact? fact? मतलब क्या, मतलब क्या, कैसे कैसे define करें define उसको? करें उसको? What is What is fact? fact? मतलब क्या? मतलब What, क्या? how do What, you how do you define a define a fact? fact? It has It been has been defined. defined. Anything Anything or a or a state of state of things things or or relation of relation of things things capable of capable of being being perceived by the perceived senses by the senses is a fact. is a fact. And I And I repeat, repeat, anything, a anything, a state of state of things things or or relation of relation of things things capable of capable of being being perceived by the perceived by the senses senses is known as a known as a fact. fact. सूरज उग सूरज रहा है, उग रहा सूरज है, डूब रहा सूरज है, डूब रहा you है, will be you able will be to able to perceive it with perceive your it with your senses. That is senses. a That is a fact. fact. पेड़ 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 किसी पेड़ ने किसी ने काट दिया, काट दिया, आप आप अपने अपने सेंसेस सेंसेस आप देख आप सकते देख हो, सकते सुन हो, सकते सुन हो। सकते हो। किसी ने किसी ने किसी का किसी का एक्सीडेंट कर एक्सीडेंट दिया, कर दिया, आप देख आप सकते देख हो, सुन सकते हो, सुन सकते हो। You are सकते हो। यू able आर to एबल टू perceive it परसीव इट with your विथ योर senses. सेंसेस। That दैट becomes a fact. बिकम्स अ फैक्ट। Any, Any and there is and another there is thing, another any thing, mental any mental condition of condition which of any which person any is person is conscious. conscious। ये बहुत ये गुस्सा बहुत हो रहा गुस्सा था हो रहा उस था रात, उस रात। I can आई कैन sense it and सेंस इट एंड perceive it with परसीव my इट विथ माय senses. सेंसेस। वो रहा वो रहा fact. फैक्ट। Are you able आर to यू एबल टू understand? Both अंडरस्टैंड? of you बोथ ऑफ यू have gone हैव on गॉन mute. ऑन म्यूट। तो तो म्यूट पे म्यूट भी मैं पे भी मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करूं? करूं? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नहीं, आपका आपका कंफर्ट है। कंफर्ट अगर है। आप अगर आप म्यूट नहीं म्यूट नहीं डालोगे तो डालोगे मेरे तो को मेरे ज्यादा को ज्यादा कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट इसलिए रहेगा, मैं इसलिए बार मैं बार बार पूछ रहा हूँ। I बार just want पूछ to रहा know हूँ। आई जस्ट वांट टू नो whether you're okay whether with you the are okay input. with the That's input, it. that's it। हाँ हाँ सर। नहीं, पहले पहले एक एक रिक्वेस्ट है आप रिक्वेस्ट है आप दोनों दोनों से, से। पहला सेशन पहला है ना, सेशन है ना, आप जरा आप जरा म्यूट मत म्यूट मत रखिए। रखिए। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा दिक्कत होगा मालूम है, मालूम है, लेकिन आप लेकिन आप कोशिश कोशिश करके ना। करके ना। फिर आवाज आता है ना, कुछ कुछ काम होता है तो। हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक ठीक है, है, जहाँ जहाँ तक जहाँ आप कर तक आप सकते कर हो सकते करो। हो करो। ओके, ओके। नहीं क्योंकि नहीं, मेरे क्योंकि को मेरे को पता पता चलना चलना चाहिए चाहिए ना, ना, अगर अगर आपको आपको पसंद नहीं आ पसंद रहा नहीं आ है या रहा है या पसंद आ रहा पसंद आ है, रहा है, यही यही समझ। होगा तो मोबाइल टाइम लगेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। तो तो कंटिन्यू कर रहा कंटिन्यू हूँ। कर रहा पहला हूँ। पहला सेशन के लिए सेशन तो के आप लिए तो थोड़ा आप कोशिश थोड़ा करिए। कोशिश ओके करिए। स्वाति ओके जी, स्वाति जी। राइट, राइट, थैंक थैंक यू। सो सो देयर इज टू मोर two more कॉन्सेप्ट्स, concepts, फैक्ट इन fact इशू in एंड issue and रिलेवेंट relevant फैक्ट। fact। जो जो फैक्ट है, फैक्ट है, अगर अगर केस केस आया आया कोर्ट में, कोर्ट में, इट इज इट फिल्ड इज विद filled with फैक्ट्स। facts। the basic story, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा केस हुआ, there is somebody that got murdered, somebody that got robbed, robbed, and there is a full there is a story. full It story, is it is filled with filled with facts. facts। Now Now the the court will court will decide decide कौन सा कौन सा फैक्ट को फैक्ट को हम हम लेके लेके उसको उसको ये करना करना चाहिए। चाहिए। What is the What is the fact in fact issue? in issue? What is the What is fact the that the fact that court the has to court has to consider? consider? That the That court the will court will decide decide based upon based the upon list the of list facts of that has facts that been has given been to the given to court. the court। कोर्ट के कोर्ट पास के जो पास लिस्ट जो ऑफ लिस्ट फैक्ट्स ऑफ आता फैक्ट्स है, आता है, उसमें से उसमें गिन से चुन गिन के चुन कोर्ट के थोड़े कोर्ट ही थोड़े फैक्ट ही लेती फैक्ट है, लेती है, और कोर्ट और बोलती कोर्ट है बोलती कि है कि इसी पे इसी मुद्दा पे मुद्दा होगा, होगा, जो जो मुद्दा है मुद्दा इसी है पे इसी पे होगा। होगा। Looks like it's Looks like just the it's two just the of two us. of us. That's fine. That's fine। और जो और जो मुद्दे की मुद्दे बात की है बात उसको है, फैक्ट उसको इन फैक्ट इशू इन बोलते इश्यू हैं। बोलते हैं। इन द एक्ट, एक्ट, मुद्दे की मुद्दे बात की इज बात फैक्ट इज इन फैक्ट इशू, इन इश्यू, एंड दैट एंड द दैट कोर्ट द विल कोर्ट विल डिसाइड डिसाइड डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन अपॉन whatever whatever the
about the nature of the case or the nature of the act, the nature of the judge, you don't know. But basically what happens is that the court will decide मुद्दे की बात कौन सा है, and it is called fact in issue. And relevant fact is one more thing. Relevant fact आप PPT में देख सक रहे हो ना, relevant fact, right? Relevant fact is the fact that is to be proven for the fact in issue to be proven.
relevant fact is the fact that has to be proven. वो relevancy proof करने के लिए, fact in issue proof करने के लिए इसकी relevancy proof करना जरूरी होता है. See, once one fact is said to be relevant to another when one is connected with another in any of the ways referred to the provisions of this act. Now, what are those provisions we get into at a later stage? But relevant fact is the fact that is supposed to be proven for the fact in issue to be proven. Right, we'll get into the sections now. Next slide में अपना थोड़ा clutter रहेगा slide, but don't worry, I'll streamline it in the printout or in the next session. Now, statements by persons who cannot be called as witnesses. This I thought was the most relevant for the first session, because you are the persons who usually get called as witnesses, expert witnesses. Right. Section 32 है, इधर से अपना सिलेबस शुरू होता है, और 32 में स्टेटमेंट जो पर्सन स्टेटमेंट देता है उसको ना विटनेस के तहत कोर्ट में बुलाते हैं. अगर बुला नहीं सके तो व्हाट इज द प्रोसीजर, उसमें ये दिया गया है. Now, the statement can be verbal, the statement can be written. अभी वसीयतनामा will लिखे कोई मर गया, या स्टेटमेंट दे के कोई मर गया, या उसको बुला नहीं सक रहे, वो absconding में है, या फिर वो जो स्टेटमेंट उसने दिया, that statement is really old and you cannot get hold of the person is sorry for that. Right, so जो भी बंदा आगे विटनेस के जैसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, उसका क्या करना है, उसका हिसाब क्या है, ये सब सेक्शन 32 में लिखा गया है. And there is some subheadings that we have to address and read them out for you. Right, cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc. is relevant. कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है, कौन सा फैक्ट नहीं है, ये चीज अपने को एविडेंस एक्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है. व्हाट इज रिलेवेंट, व्हाट इज इररिलेवेंट, व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू, व्हाट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू. these two things have been discussed at length in the evidence act. So we will also have to discuss these two things at length. I will try to limit those discussions and keep them as less boring as possible, but I will have to read out the act sometimes, so we will have to get through the act sometimes. I'll read them out for at least the subheadings so that you will be able to understand. And don't worry, you don't have to note these things down. I have already given the printout and you can go through them later on. See, number one, statements written or verbal relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who is incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court as unreasonable as results relevant facts in the following case. जो बंदा हाथ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो मर गया या फिर कहीं चले गया, हमारे हाथ में आ रहा है, उसका क्या करें. नंबर वन, और उसका relevant कैसे होगा. नंबर वन, when it relates to cause of death. When a statement is made by a person as to the cause of death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, the case in which the cause of that person's death comes into question. एक बंदा मर गया, दूसरा बंदे ने एक स्टेटमेंट दिया. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका कॉज ऑफ डेथ कैसा हुआ. That becomes relevant. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, or whatever may be the nature of proceedings, the cause of death comes into question. कभी-कभार ऐसा होता है कि बंदा जो मरने वाला है उसको मालूम नहीं पड़ता है, वो एक स्टेटमेंट देता है, उसको रिकॉर्ड किया हुआ है. That becomes relevant after his death.
You don't know he has written a letter or he has made a public statement. He is in the media. He has been assassinated. For whatever reason, you don't know. He doesn't know that he is going to die, but his statement becomes relevant. That's one. ऐसा hypothetical scenarios बहुत सारे आते हैं evidence act में. As I go along and as you go along, you will get used to them and you will get used to how to interpret them and how to understand them. फिलहाल तो ये अपन सेक्शन कवर करेंगे, then I'll give you the examples and the explanation. If now it is possible, I'll give them now. Otherwise, अगला सेशन में करेंगे. Number two, in the course of business, when such a statement was made in the ordinary course of business, and when it consists of an entry or a memorandum made by him, by the books kept by him. So bookkeeping करते वक्त there was a transaction or there was something that he has written and he has died. And we know that based upon whatever is in that book, that is evidence, it becomes relevant. Number three, in the interest of a maker. When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it. When if true would expose him or would have exposed him for criminal prosecution or suit for damages. That is pretty much self-explanatory. Gives opinion as to public right or custom matters of general interest. This is where the journalist जो बंदा under suspicious circumstances मरता है, he has made a public statement, he has written a public article, that becomes relevant post-mortem. And there are some more subheadings like this. Is made by several persons and expresses feelings relevant to a matter in question. There is some topic in question, there is some election in question, there is some right going on. He has made a statement of that right and he has died. You cannot get him back to the court, you cannot call him as a witness. So whatever last statement he has made, whatever feelings that he has expressed about the matter in question, those become relevant. So इसमें some case laws are gathered. No, the purpose of case laws, basic से अगर शुरू करें तो purpose of case laws is essentially that whatever judgments are passed by the Supreme Court. Supreme Court is the apex court of India. And whatever judgment that has been passed by the Supreme Court is known as precedent. It is an authoritative precedent and पूरा देश में वो लागू है. इतना लागू है कि वो उसमें ही law माना जा सकता है. A judgment of the Supreme Court is precedent and it is law. So it will also help us to understand, since the judiciary is something that interprets law. कानून जब लिखा जाता है जुडिशरी को ये जॉब दिया गया कि वो कानून को इंटरप्रेट करे, क्योंकि कानून जब लिखते हो हर एक सिनेरियो आप माइंड में नहीं रख सकते हो. हर एक सिनेरियो जब फ्यूचर में क्या होगा वो आप लोग पता नहीं कर सकते हैं जब लॉ लिखा जा रहा होता है. That is why the Supreme Court has been given the responsibility to number one interpret the law, number two make law. When the Supreme Court interprets the law made by the legislature and interprets it and gives a judgment, the judgment itself is considered law. Now it would not hurt us to know certain judgments. So case laws बोलते हैं हम लोग. And जो भी इंटरप्रिटेशन है इसमें आप लोग सुनिए, मैं बताता हूँ. केस लॉ इज शरद विद्रीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में हुआ है ये. उसमें ये लिखा गया है कि सेक्शन 32 में डेथ जो चीज है वो मर्डर ही नहीं, होमिसाइड ही नहीं, सुसाइड भी हो सकती है. When the law was written, इसमें जो मैंने पढ़ के बताया है वो subheadings पूरे they were ominous. They did not mention suicide. They just said अगर बंदा मरा
तो ये करना चाहिए। अगर बंदा मरा, जो स्टेटमेंट उसने दिया वो रिलेवेंट होता है। सिर्फ इतना ही बात हुआ है। कैसे मरा वो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा। कैसे मरा, अगर सुसाइड से भी मरा तो उसका रिलेवेंट होगा, या मर्डर से ही मरना चाहिए, किसी और को मारना चाहिए, होमिसाइड होना चाहिए। And in IPC there is different kinds. See, when a person dies, there is various definitions. There is culpable homicide, there is not amounting to murder, and then there is murder. We will get into all of those things later. But then ये केस में क्या लिखा गया है शरद चंद्र केस में कि मर्डर ही नहीं, होमिसाइड ही नहीं, सुसाइड इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कंसीडर। कि एक स्टेटमेंट देके एक बंदा सुसाइड भी कर लिया तो केस के हिसाब से वो स्टेटमेंट रिलेवेंट भी हो सकती है। And there is one other thing that was mentioned, where death is a logical culmination of a long and continuous process. The statement regarding each step directly connected with the death would be admissible, because entire statement would have to be read as an organic and organic whole and not drawn from context. Now there is a lot of transactions that have led to the death of the person. Say for example, बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, ट्रक आ रही है, बंदा स्ट्रीट रोड क्रॉस कर रहा है, ट्रक आ रही है, एक ट्रक उसने देखा, दूसरा ट्रक उसने नहीं देखा, दूसरा ट्रक उसको टक्कर मार के चली गई, बंदा बहुत देर तक रोड पे पड़ा रहा, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंदा मर गया। This is an organic whole, this is the entire story. Now बंदे को एक ट्रक उसने बंदे ने देखा, that is one fact. दूसरे ट्रक को बंदे ने नहीं देखा, दूसरा ट्रक आके उसको टक्कर मारी, दैट इज अनदर रिलेवेंट फैक्ट। नाउ टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू से बंदे ने राइट देखा, ट्रक मार के चली गई, एंड दैट्स इट। यू स्किप टू द एंड एंड से बंदे को रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन बंदा मर गया। See what I'm saying? It sounds like first truck is the one that is supposed to be blamed for that banda being dead, but no, it is the second truck. He did not look at the second truck, so the entire story becomes relevant, not just a few statements that have been made out of context. And this is essential. I can get into the facts of the case, but then पहला session है तो हम लोग take it easy, and I will give you the facts of the case later on as a printout. तो essentially what this case has said is, number one, suicide का भी relevance है। अगर बंदा मर गया तो कैसा मरा, मर्डर किया गया, होमिसाइड है या सुसाइड है, everything is relevant when comes to the thing. And also one more statement has been made कि it's a full story that is of essence, not just a couple of facts that have been taken out of context. Coming to the next case, Sharma versus State of Haryana, 2017 केस है। उसमें क्या हुआ, जो डाइंग डिक्लेरेशन था, जो बंदा मर रहा था उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे रखा था और ये ले रखे थे, लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन एकदम वेल ड्राफ्टेड था, and court, it was so well drafted that the court has taken cognizance of the matter and said that perfect working and neatly structured dying declaration at times brings about an adverse impression and creates suspicion in the mind of the court. Since dying declaration need not be drawn with mathematical precision, तो इतना ज्यादा भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन को। अगर ज्यादा भी परफेक्ट हो गया डाइंग डिक्लेरेशन तो कोर्ट को शक आता है। Dying declaration is something that a dying person records through proper authority, through proper channel. It is recorded and it is admissible as evidence in the court of law. That is dying declaration. I will get to what dying declaration is, we will discuss it at length. But to the extent that this case that we are discussing, the court said dying declaration is something that you have to record sitting in front of a person who is unwell, who is dying due to whatever reason. Now that if it is so neatly structured that the fact that can be called into question is it really a dying declaration? Have you really gone sat in front of someone who is dying? And have you really gotten that declaration, yes or no? That is why in this case the court has said very neatly structured dying declaration पे हम लोग शक कर सकते हैं।
Coming to the next case, Sudhakar. Sudhakar versus State of MP. Yes, tell me. Hello? Right. Do I continue? हाँ सर Do I continue? हाँ हाँ. So Sudhakar versus State of MP. There is something called corroborative evidence. Now, if a statement is made by a witness that is alive, witness that has been called in court, or witness that is not alive, cannot be called in court, whatever. When a statement is made, and when the investigative authority has gathered evidence in favor of that statement, for example, एक स्टेटमेंट एक बंदे ने कर दिया है, विटनेस आगे बोला इसने ही चाकू मारा, ये चाकू उधर पड़ा हुआ है, and the investigative authority goes and gets that chaku, and that chaku has got fingerprints of that person, of the accused. That evidence is known as corroborative evidence. That much I think is enough explanation of what is corroborative evidence. बहुत बार ऐसा होता है कि whatever statement that has been made is backed up by the evidence that has been collected by the investigative agents. That is known as corroborative evidence. So in this case, Sudhakar versus State of MP 2012 का केस है. The version given by the deceased, deceased मतलब जो बंदा मरा हुआ है. The version given by the deceased as dying declaration supported and corroborated by other prosecution evidence. There is no reason for courts to doubt the truthfulness of such dying declaration. Now, as you observe, you will be able to observe that ये पूरा स्टेटमेंट्स, ये पूरा भाषण जो मैं दिया, ये इसलिए मैं दिया कि आपको समझ में आए कि कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन का कितना वैल्यू है, कितना वेट है. And there is a lot of dying declaration based cases that the Supreme Court has handled, and there is a lot of judgments that the Supreme Court has given with regards to the importance and the weightage that can be given to a dying declaration. Sometimes it has said doubt करने की कोई जरूरत नहीं है dying declaration पर. The other times the Honorable Supreme Court has said नहीं दाल में कुछ काला है, ये बंदा कुछ कर रहा है, इसका dying declaration पे अपन उतना ज़्यादा relevance देने की जरूरत नहीं है. Now under what context and under what situation did the Supreme Court say all of these things is what we are going to understand through the study of these case laws. Now Sudhakar versus State of MP में सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि अगर स्टेटमेंट जो बंदा दिया है उस स्टेटमेंट का corroborative evidence अगर prosecution evidence में corroboration हो गया है तो उसको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है. This is one of those cases that has been in favor of the dying declaration. Now the next case is a very interesting case, and it is one of those judgments that you will have to remember, or at least ये ऐसा केस है कि हम लोग remember करने पे भी मजबूर हो जाते हैं. It is based upon Suresh Chandra versus State of West Bengal 2017 cases Suresh Chandra Jana versus State of West Bengal. उसका प्रिंसिपल है Nemo Moriturus Presumitor Mentae. ये जो स्टेटमेंट है लैटिन में लिखा गया स्टेटमेंट है. हम बंदे जो कानून के शौकीन हैं, लैटिन is a dying language, already an extinct language, nobody speaks Latin anymore. लेकिन भले ही लैटिन हमें छोड़ के गया, हम लैटिन को नहीं छोड़ते. लैटिन में बहुत सारे ऐसे quotable lines होते हैं जो हम लोग यूज करते रहते हैं. This is one such line. Nemo Moriturus Presumitor Mentae, meaning a man will not meet his maker with a lie in his mouth. जो बंदा भगवान के पास जा रहा होता है वो झूठ का मजा मुंह में लेके नहीं जाता है. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है.
इसीलिए हम लोग लैटिन के लाइन बहुत सारे यूज करते हैं बिकॉज दे आर रियली रेलेवेंट एंड दे आर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड अपॉन व्हिच द लॉज हैव बीन रिटन. Nemo moriturus presumitor mentor, a man will not meet his maker with a lie in his mouth. जो बंदा मर रहा होता है वो झूठ लेके नहीं मरेगा. वो प्रिजम्पशन है, दैट इज द प्रिजम्पशन. क्योंकि वो ऑलरेडी मर रहा है, वो झूठ बोल के मरेगा. दैट इज द प्रिजम्पशन. नाउ इज इट रियली ट्रू इज द क्वेश्चन. जो बंदा मर रहा है उसको डैमेज ही करना होता है, उसको बहुत सारे ग्रज है, वो झूठ बोल के ही मरेगा. क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. वी जस्ट हैव टू देयर इज जस्ट अ प्रिजम्पशन दैट जो बंदा मर रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा. दैट इज द कांसेप्ट. लैटिन में ये जो लिखा हुआ गया है उसको निमो मार्टिनस प्रिसुमिटर मेंटायर बोलते हैं. अ मैन विल नॉट मेक हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ. That is one concept that you will have to acquaint yourself with. Now there is another concept that you have to acquaint yourself with in this relation that I will get into at a later stage. Because I have to get into CRPC. ये बात आप याद रखिए. निमो मार्टिनस प्रिसुमिटर मेंटर will revisit this couple of times later on. Because time declaration के बाद में ना there are some anomalies that have happened in this scenario कि अगर time declaration एक बंदे ने दे रखा है और वो बंदा मरा नहीं, सबको यही लगा कि बंदा मर रहा है लेकिन वो बंदा मरा नहीं टाइम डिक्लेरेशन देते वक्त, तब क्या किया जाए? ये सब उसी में है जो निमो मार्टिनस में यही है. Do we assume that he was telling the truth? Do we assume that he was not telling the truth? Do we then call into question his statement? How do we call into question his statement? अगर ठीक है वो सर्वाइव कर गया लेकिन जो सिचुएशन में उसने वो स्टेटमेंट दिया था उस सिचुएशन में क्लियर ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है लेकिन वो नहीं मरा. उसको क्वेश्चन में ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं? वो एक सेक्शन में 157 बोल के एक सेक्शन है एविडेंस में. वो भी आपने को डिस्कस करना पड़ेगा लेकिन at a later stage I will discuss 157 and the relevance of 157 and how the dying declaration of a person who has not died yet can be called into question and also उसको disregard करने के वास्ते एक और केस है उसको डिस्कार्ड करने के वास्ते. दैट केस लो आई विल डिस्कस at a later stage. So we are at Suresh Chandra Jana. I will read it out one more time. बोर होंगे लेकिन once you get to know these Latin phrases you will get to understand the concept more and you will get to understand the context more and अगर वो context आपको समझ में आ गया आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी. आपको concept ज़्यादा समझ में. निमो मार्टिनस प्रिसुमिटर मेंटर जो बंदा मर रहा है वो उसका मजा लेके नहीं मरेगा. Now next case भगवान तुकाराम दांगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 की केस है. कोर्ट ने ये कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल व्हेन इट इज मेड बाय द डिक्लेरेंट एट द टाइम व्हेन he believed that the declarant's death was near or certain. Now there is a concept called hearsay that I have to discuss with you two people. I will discuss that at a later stage and now as well. Hearsay is a concept that I will have to explain through an example. से स्वाति जी ने एक मर्डर देख लिया एंड स्वाति जी पूनम जी से बात करें कि ऐसा मैंने मर्डर देख लिया, किसी ने चुरा बोल दिया और भाग गए. एंड पूनम जी इज कॉल्ड एज अ विटनेस एंड पूनम जी सेज ऐसा स्वाति जी ने मर्डर देखा. दैट इज कॉल्ड हियरसे and that is inadmissible in the court of law. It is not admissible as evidence in the court of law because Poonam ji is not the one who has seen the murder. Swati ji is the one who has seen the murder. So hearsay evidence का concept यही है कि जो बंदा witness stand पे खड़ा है, जो बंदा वो statement दे रहा है, उसी बंदे को दिखना चाहिए. जो बंदा देखा, जो बंदा मर्डर देखा, उसको ही आगे देना पड़ेगा एविडेंस. उसने अगर किसी और को बोला वो किसी और को बोला वो बंदा आके बोल रहा है मैंने फलाना आदमी बोला कि वो मर्डर विटनेस किया, वैसा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है. That is called hearsay evidence and that is inadmissible in the court. The definition has been given. I will give you the definition shortly.
and it is given in the Evidence Act itself. But in this case, Bhagwan Tukaram Dange wala case mein, the court said that the dying declaration is an exception to the hearsay rule when it is made by the declarant at the time when it is believed that the declarant's death was near or certain. जब ये बंदा मर गया तो उसी को आके अगर वो विटनेस मर गया, जो बंदा विटनेस है वो मर गया, तो उसी को अगर आके कोर्ट में बोलना है वो मुमकिन तो नहीं है। वो आके बोल नहीं सकता हाँ साहब हमने मर्डर देखा है तो बोल नहीं सकता है ना, वो मर चुका है। तो दिस टाइम डिक्लेरेशन इज सपोज्ड टू बी एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल में क्या है, जो बंदा देखा सुना है उसी को आके विटनेस बन के स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, उसी को आके स्टेटमेंट देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन है, बंदा मर चुका है। एंड इन दिस केस भगवान तुकाराम दांगे the Honorable Supreme Court has said that dying declaration is an exception to the hearsay rule. Coming to the next case. Purushottam Chopra versus NCT, State of Delhi National Capital Territory, 2020 का केस है। Now this deals with the fitness level of the person that is about to die. Fitness level that is about to die is kind of a contradiction. I'll explain it to you. बात क्या होता है, the person is fit enough to give a statement. He is mentally there. He is dying, but he is mentally there. So how do you gauge that fitness level? Is the question here. ये केस जब डिसाइड हो रहा था, ये फैक्ट इशू में आया कि कितना फिट होना चाहिए मेंटली, फिजिकली तो फिट ही नहीं होगा क्योंकि वो बंदा मर रहा है। What kind of how do you declare that is fit enough to give a statement that is relevant and that can be admissible as evidence when dealing with the case. That has been given over here in this case, Purushottam Chopra versus NCT Delhi. The fitness of the maker of the declaration and the admissibility and the reliability of the dying declaration have all to be determined in the facts and circumstances of each case, even one involving 100% burn injuries. Now इसमें एक केस में क्या हुआ था कि जो बंदा डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, जब वो दे रहा था डाइंग डिक्लेरेशन, 100% burn injuries हो गए। It was later found out that he had 100% burn injuries. Now that was called into question. मेरे जैसे डिफेंस लॉयर क्या करते हैं, 100% burn injuries का मतलब how is this condition deemed fit to make a declaration? That is the first thing that we call into question. Then the court has said 100% अगर burn injuries है, तो भी कोर्ट को ये अपॉर्चुनिटी है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बंदा फिट है स्टेटमेंट देने के लिए या नहीं। जब बंदा फिट था या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर इवन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस में the person making the dying declaration has got 100% burn injuries. Next case. आपको since this is the first session and since this is the first time that you are hearing, I think an advocate taking the class, हम लोग बहुत रिलायंस प्लेस करते हैं केस लॉस पे, क्योंकि there is a lot of just in the bare act you not be able to get the integrity। आपका जो बारीकियत होती है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं केस लॉस। एंड जब आप बारीकियत समझते हो आपको बेहतर विटनेस बनने की क्षमता मिलेगी। And since I am a lawyer, I place a lot of reliance on the Honorable Supreme Court case laws, the precedents set by the Honorable Supreme Court, because interpretation में ही आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत सारा dying declaration के बाद में when I read the section of you did not even realize that it was about dying declaration. Only when I got into the case laws you will understand what kind of weightage and what kind of interpretation of labor क्या है,
डाइट डिक्लेरेशन को कैसे इन लोगों ने पढ़ा, कैसे इन लोगों ने जाना, और आपको कैसा देना पड़ेगा डाइट डिक्लेरेशन का कोलैबोरेशन कुछ देना पड़ेगा, या फिर उसका स्टेटमेंट हैंड राइटिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा, या सिग्नेचर एनालाइज करना पड़ेगा, वसीयतनामा को एनालाइज करना पड़ेगा. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल नीड टू एनालाइज एंड यू विल नीड टू give your interpretation or your opinion on. And if you understand all of these versions of the or the judgments of the Supreme Court, that will place you in a better position to be able to go to the court and give your expert opinion, which is my opinion that is more relevant. ठीक है, इसलिए हम लोग इतने सारे केस लॉ डिस्कस कर रहा हूँ. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा वॉल्यूमिनस लग रहा है, इतना सारा केस लॉ अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो साहब, ये सब मैं समझ सकता हूँ, आप बोल भी सकते हो. आपको ज्यादा केस लॉ चाहिए या कम केस लॉ चाहिए, आप बोलिए. स्वाति जी पूनम. हेलो. Right. Swati ji, I was just asking. I was just telling that case laws and interpretations of the Supreme Court are relevant because it will place you, once you understand them, it will place you in a better position to be able to give your expert opinion. अगर आपको वॉल्यूमिनस लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारा वॉल्यूमिनस लग रहा है. ऐसा लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. Right. So the next case law, Nagabhushan versus State of Karnataka. Each dying declaration has to be considered independently on its own merit and as to its evidentiary value, and cannot be rejected because of the contents of the other. इसमें अगर दो बंदे आए कोर्ट में, दो बंदे मरे, दोनों को भी डाइंग डिक्लेरेशन का मौका मिला और दोनों एक ही पॉइंट पे डाइंग डिक्लेरेशन दिए जो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तब क्या करें? आप समझ रहे हो? दो बंदे मरे, दो बंदे विटनेस है, दो बंदे डाइंग डिक्लेरेशन दिए. एक बंदे का डाइंग डिक्लेरेशन भी सेम टॉपिक पे था, वो बंदे का राम और श्याम का, दोनों पे सेम टॉपिक पे डाइंग डिक्लेरेशन दिए, राम और श्याम दोनों मरे. लेकिन राम का जो डिक्लेरेशन है उसको श्याम का डिक्लेरेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ये सिलसिले में अपने को क्या करना चाहिए? नागभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 केस में ये ऐसा मुद्दा आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया था कि each dying declaration has to be considered independently on its own merit and has to its evidentiary value, and one cannot be rejected because of the contents of the other. दोनों को भी पढ़ो, दोनों को भी जानो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, दूसरे को इग्नोर करके एक को पकड़ के रखो. दोनों को भी अपने को जांच पड़ताल करना चाहिए. दोनों को भी अपनी सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन में डाइंग डिक्लेरेशन दिया था बंदे ने, जो रिलेवेंस है उस बंदे का डाइंग डिक्लेरेशन का, दोनों को इंडिपेंडेंटली मेरिट देनी चाहिए, और जो जिसका मेरिट ज्यादा है उसको कंसीडर करना चाहिए. और जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन उसका मेरिट कम नहीं हो जाता है. ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया. नाउ स्टेट ऑफ वर्सेस वीरपाल. Merely because there are two or multiple dying declarations, all the dying declarations need not be rejected. Here there was multiple dying declaration. Ram Shyam भी नहीं, भीम भी मरा. तो राम श्याम और भीम तीनों भी डाइंग डिक्लेरेशन दिए. हर कहानी का तीन पहलू है. राम का एक, भीम का एक, चार पहलू है. राम का एक, भीम का एक, श्याम का एक और सच एक. लेकिन फिर भी मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस अगर है भी तो ऑल डाइंग डिक्लेरेशंस आर नॉट टू बी रिजेक्टेड. They have to be considered on their own merit. State of UP versus वीरपाल 2022 का केस है. इसमें मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस थे जो हर एक डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया गया था उसके ऊपर मेरिट्स पे. Right. So next case law. I was told that the session was supposed to be a 1 hour session. Do I continue? Or do we stop here and resume the next class later on? One hour is enough.
अच्छा ठीक है, there is some more case laws, there is some more sections. अपना PPT में आप देख सकते हो कि थोड़ा और बचा है, सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 60 तक। और सेक्शन 60 में लास्ट स्लाइड अगर देखा जाए तो वो hearsay का इधर आता है। दिस इज वेयर आई वांटेड टू डिस्कस द hearsay। आप अगर बोल रहे हो तो एक घंटा, सी लॉ इज समथिंग दैट इज वॉल्यूमिनस एंड राइट, क्योंकि कानून को तो हम बदल नहीं सकते हैं, कानून हमको बदले, लेकिन कानून को तो हम बदल नहीं सकते, उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं। ज्यादा कंट्रोल अपने पास नहीं रहता है कानून के हिसाब से। तो ठीक है, इफ यू वांट मी टू स्टॉप एट द 1 hour mark, I'll stop at the 1 hour mark. We will continue this in the next session, and do I assume the next session is going to be tomorrow same time? Because I was told that there was some timing issues and that I needed to confirm your presence before continuing with the session. That is why I am asking. कल यही टाइम पे अपन सेशन कंटिन्यू करें? नहीं सर, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, तो हम इवनिंग 5 to 8:30 इवनिंग 5 बजे। I'll have to talk to the conveners and get back to you on that. आपका जो कन्वीन टाइम 5 से 8 बजे। हाँ, 5 से 8, 8:30 बजे तक चलेगा मैक्सिमम। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो लोग टाइम बोलेंगे वही टाइम पे मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बात करके कोशिश करके कुछ करता हूँ। चलेगा सर। राइट, तो आपको अब तक ये बात समझ में आई, मेरा इनपुट कैसा रहा? 5 मिनट और बाकी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इनपुट कैसा रहा? ऐसा इनपुट चलेगा या फिर उसको थोड़ा फास्ट करूँ या फिर उसको क्या करूँ? नहीं सर, आज तो ठीक है, और एक लेक्चर के बाद मतलब अगर देखते हैं एक्सपेरिमेंट। Right, fine. So you are satisfied with the input, and now I'll continue like this the next session. And also I will share the PPT and also the Word document either today or tomorrow. No, I will share it today. आज जितना कवर हुआ है उतना तक मैं शेयर कर दूंगा. If you want to read it, you can read it. It is always good that you read it. At least the case laws part you can read. अपना sections तो आपको मिल ही जाएंगे direct. Right, it has been a pleasure. Myself or my colleague Mr. Subramaniam will be taking classes law related. तो ऐसा ही मैंने I briefed Mr. Subramaniam also. He will be getting in touch with you sooner than later, and whenever I am not available, he is going to be taking classes. So it has been a pleasure, Swati ji, Poonam ji. It was nice meeting you over the meeting, at least over the phone. Right, so thank you very much.